मित्रों, पिछले वीडियो में जाना कि बंगाल का विभाजन हुआ, क्यों हुआ ये जानना आवश्यक था। बंगाल का विभाजन इस विषय पर किया गया था कि जब इसका विभाजन हो जाएगा तो ये जो क्रांतिकारी संगठन आगे बढ़ता जा रहा है ये दो भागों में विभाजित हो जाएगा। आप कहेंगे कि दो भागों में विभाजित कैसे हो जाएगा? भूभाग से तो विभाजित नहीं हो पाएगा क्योंकि पूरे देश में चलेगा। अखिल भारतीय ये आंदोलन था। आंदोलन का मतलब संगठन था, अभी आंदोलन नहीं हुए हैं। तो अंग्रेजों ने सोचा कि पूर्वी जो बंगाल है, जो आज के समय में बांग्लादेश है, इसमें मुस्लिमों की संख्या ज्यादा थी हिंदुओं की अपेक्षा, और जो पश्चिमी बंगाल था उसमें हिंदुओं की संख्या ज्यादा थी मुसलमानों की अपेक्षा। ये जो पश्चिम बंगाल आपको दिख रहा है इतना सा ही बंगाल नहीं था, इसमें बिहार आता था, इसमें उड़ीसा आता था, इसमें पूरा बांग्लादेश आता था, इसमें असम आता था। तब मिलकर के बंगाल बनता था और उसको दो भागों में विभाजित कर दिया गया। अंग्रेजों ने चाल चली, अरे देश का विभाजन हो और एक कम्युनिटी प्रसन्न न हो, ऐसा कैसे संभव हो सकती है? आप तो उस सर सैयद अहमद खां का नाम सुनते ही आ रहे हैं। वह हरामखोर व्यक्ति हर समय अवसर की तलाश में ही बैठा रहता था। मुसलमानों को भी अलग प्रदेश उनके लिए आरक्षित किया गया, मतलब अंग्रेज उनके लिए तो खुदा से बढ़कर हो गए थे। उनके जन्मजात दुश्मन थे हिंदू, क्योंकि 600-700 साल तक इस देश पर शासन करने के बाद भी वह इसमें गजवाए हिंद नहीं कर पाए थे। इस देश को इस्लामिक देश नहीं बना पाए थे। ये टीस तो उनके अंदर थी ही, और आज तो उन्हें अवसर मिल गया तो उन्होंने, जो बड़े नेता थे नवाब इत्यादि, उन्होंने अंग्रेजों का विरोध करने से मना कर दिया। अब आप सोचेंगे कि जब दो भागों में डिवाइडेशन हो गया, हिंदू अलग हो गया, मुसलमान अलग हो गया, तो कैसे आंदोलन हुआ? अब अभी उसके बारे में हम बताएंगे कि महती भूमिका किसने निभाई। जब बंगाल का विभाजन हुआ तो बंगाल के विभाजन का नाम सुनकर ही कांग्रेस के अंदर विरोध का स्वर उठने लगा, क्योंकि अभी तक जो गर्म दल वालों की बात ही नहीं सुनी जाती थी। नरम दल वाले जो डिसाइड कर देते थे वही होता था। भाई ठीक है, इससे पहले 1903 में दिल्ली दरबार भी हुआ था। उस दिल्ली दरबार में भी कांग्रेस की तरफ से सदस्य बुलाए गए थे। हालांकि उसमें एक सदस्य ऐसे भी पहुंचे थे जो सूती वस्त्र पहन करके वहां पहुंचे थे, और उन्होंने विरोध प्रदर्शन की वजह से ये किया था कि विक्टोरिया मेमोरियल में जो ये दिल्ली दरबार मनाया जा रहा था उसमें वो विरोध करने के लिए पहुंचे थे, और सांकेतिक विरोध, खुलकर कोई विरोध नहीं अंग्रेजों का कर रहा था। खुलकर विरोध जो कर रहे थे वह यही जो उग्र विचारों वाले थे, और उनकी कांग्रेस में सुनी नहीं जाती थी। तो जब ये स्थिति बनकर तैयार हुई कि भाई ये सारी चीज़ें कर्जन के द्वारा की जा रही हैं,
तो इनसे कैसे निपटा जाएगा। 20 जुलाई 1905 को विभाजन हो चुका है और विभाजन के बाद घोषणा, विभाजन कर दिया गया और अमली जामा उसको पहना दिया गया अक्टूबर में। जब इस तरह की स्थिति सामने उपस्थित हो गई तो क्या किया जाए। 7 अगस्त 1905 को इसकी घोषणा जब की गई तो बंगाल विभाजन के विरोध में स्वदेशी आंदोलन की घोषणा हुई। और ये स्वदेशी आंदोलन जो होना था, इसमें यह था कि अंग्रेजों को नुकसान पहुंचे, क्योंकि अभी तक अंग्रेजों को नुकसान नहीं पहुंचाया गया था, आर्थिक रूप से क्षति नहीं पहुंचाई गई थी, क्योंकि वो हमारा शोषण कर रहे थे और अर्थ के लिए ही तो कर रहे थे। अगर वो एडमिनिस्ट्रेशन के लिए यहां पर कर रहे होते तो उसके अपने मानक निर्धारित करते। उनकी तो आय का सबसे बड़ा जरिया ही हिंदुस्तान हो गया था। तो निचले तबके कुछ मुस्लिम भी इससे नाराज थे, कुछ तो ऐसे थे जो चाहते थे कि बंगाल का विभाजन न हो। धीरे धीरे इसकी जब ये जो बंगाल विभाजन की बात थी ये हर जगह पहुंची तो उसके असर भी देखने को मिले। लोगों ने कहा हाँ ये गलत है, लेकिन निचले स्तर पर नहीं, ये गांव और शहरों तक ही सीमित रहा। गांव तक नहीं पहुंच पाया, ये शहरों तक ही सीमित रहा। ये उस समय के जो शिक्षित वर्ग था, शिक्षित वर्ग का कुछ हिस्सा तो कांग्रेस से जुड़ा था, ज्यादा जुड़ा ही कहां था। और उन्हीं के द्वारा इसको आगे बढ़ाने के लिए कार्य किया जाता था। और इसके विभाजन के बाद अंग्रेज बोलते क्या थे, किसी ने बताया? ये अंग्रेज एक अधिकारी था जो पूर्वी बंगाल का गवर्नर था, उसका नाम था बैमफील्ड फुलर। बैमफील्ड फुलर कहता था कि हिंदू और मुसलमान मेरी 2 बेगमें हैं। बेगम मतलब पत्नी, और दोनों में ही मुस्लिम बेगम मुझे सर्वाधिक प्रिय है, क्योंकि वो जानते थे कि हिंदुओं के खिलाफ बगावत मुसलमान ही कर सकता है। हिंदू मुसलमान को बख्श देगा, वह उसके साथ खड़ा हो जाएगा, लेकिन मुसलमान हिंदू के लिए नहीं खड़ा होगा। वो केवल दिखावा करेगा जब तक कि वो कमजोर है, और जिस दिन वो मजबूत हुआ वह हिंदू को समूल नष्ट करने का प्रयत्न करेगा। ये मैं नहीं कह रहा हूं, इतिहास कह रही है। जो इतिहास में हुआ वही मैं आपको बता रहा हूं। उन्होंने भी तो आपको बताया, कभी उन्होंने इस बारे में नहीं बताया कि क्या होता था। अब स्थिति ये हुई कि जो ये 1905 का वर्ष था, इसमें 7 अगस्त 1905 को ये घोषणा होती है कि हम स्वदेशी आंदोलन करेंगे। और जो ये जनसभा कलकत्ता में एकत्रित हुई थी, स्वदेशी आंदोलन की घोषणा होती है। संजीवनी नामक एक पत्र था, पहले पत्रिका निकलती थी कृष्ण कुमार मित्र जी की। उस पत्रिका में स्वदेशी अपनाने का सुझाव दिया गया सबसे पहले कि स्वदेशी अपनाओ, यही सबसे बड़े विरोध, सबसे ज्यादा विरोध अंग्रेजों का अगर करना है तो यही। जैसे आज के दौर में अगर चाइना का विरोध आपको करना है तो उसके यहां से आने वाली प्रत्येक वस्तु का आप बहिष्कार कर दें, उसके माल का बहिष्कार कर दें। और अगर आप उसका बहिष्कार कर देते हैं तो ये आप सुनिश्चित कर लीजिए कि चाइना घुटनों के बल आ जाएगा। लेकिन हम करते क्या हैं?
हम चुरा करके चाइनीज माल का इस्तेमाल कर लेंगे और ऊपर से हम राष्ट्रवादी बने रहेंगे। अब आज के दौर में 21वीं सदी के भारत में ये स्थिति है, तो सोचिए उस समय 1905 में क्या स्थिति रही होगी, जब लोग ये जानते ही नहीं थे कि माल किसका है, कहां से आता है, कितनी दूरी पर तक हमारा देश है। आज भी लोग कहते हैं भैया परदेश हम हिसाब से रहे हो। हम लखनऊ रहने लगे तो गांव की महिलाएं जो जानती हैं, जो कहेंगी हाँ हाँ भैया बाहर तो परदेश होता ही, मतलब बाहर परदेश है हमारे लिए। कहाँ? लखनऊ प्रदेश, जो हमारे ही प्रदेश की राजधानी है, उनकी समझ में वो प्रदेश है। और उस समय पर जब कारखानों का अभाव था, हमारे लघु और कुटीर उद्योगों को पूरी तरह से उजाड़ करके रख दिया गया था। उनके ही उद्योगों से निर्मित माल हमारे पास आता था और वह हमें ऊंची दरों पर खरीदना होता था। सोचिए, आपने एक शर्ट खरीदी और उस शर्ट की कीमत 2000 रुपए है। आपके पास वही एकमात्र शर्ट है जिसको पहन करके आप जा सकते हैं, और कोई आपसे आकर के कहे कि ऐसा है, हम विदेशी कपड़ों का बहिष्कार कर रहे हैं और इस शर्ट को चलिए हम इन कपड़ों की होली जलाते हैं, उसमें जलाएंगे। आपके मन में 20 बार होगा कि हाँ हम इसको जला दें, लेकिन आप नहीं जला पाएंगे। आज के दौर में, उस दौर में लोग स्वदेशी के लिए वस्त्रों की होली जलाते थे। आप समझ लीजिए कितना जज्बा उनके अंदर था। और वो जज्बा होता क्यों ना, 800 सालों की गुलामी थी, जिनकी पुश्तें लगातार गुलामी में गुजरती चली आ रही हों 800 सालों से, वह क्यों न लड़े गुलामी के खिलाफ। आज के दौर में स्वतंत्र भारत में जन्म लिया है, अभिव्यक्ति की व्यक्ति को आजादी है, वह जो चाहे वो बोलेगा। ऐसे ऐसे लोग निकलेंगे, आप देखते होंगे सोशल मीडिया पर अक्सर दिखाया जाता है, और दिखाया क्या, जो हकीकत है वही आती है सामने। पाकिस्तान का झंडा उठा करके जेब में रख लेंगे, तिरंगे झंडे को नीचे डाल देंगे। इसी देश के अंदर भारत माता की जय नहीं कहेंगे, फिलिस्तीन उनके अब्बू हैं, फिलिस्तीन जिंदाबाद बोलेंगे। पाकिस्तान जिंदाबाद बोल सकते हैं, लेकिन भारत माता की जय नहीं बोलेंगे, वंदे मातरम नहीं बोलेंगे। सोचिए, ऐसी घृणित मानसिकता के लोग। और हमारे यहां जानते हो क्या कहा जाता है, सबने बराबर मिलकर के आजादी की लड़ाई लड़ी थी। अरे क्या हमारे बाप दादों ने मिलकर लड़ाई की आजादी नहीं लड़ी थी? ऐसे ही वो लोग हमसे कहते हैं। भाई आजादी तो हिंदुओं ने भी लड़ी थी, मुसलमानों ने भी लड़ी थी, सिखों ने भी लड़ी थी, क्रिश्चियंस ने भी लड़ी थी, जैनों ने भी लड़ी थी, बुद्धिज्म ने भी लड़ी थी, सबने लड़ी थी। जितने रिलीजन यहां पर थे, पारसियों ने भी लड़ी थी। कितनों को देश मिला भाई? एक कम्युनिटी को क्यों देश बंटवारा करके दे दिया गया? और उनको जब देश मिल गया फिर भी वो हमारे देश में। ये उनकी है मानसिकता। अब आते हैं बंगाल विभाजन पर। अब जब आंदोलन की घोषणा हो गई तो अरविंदो जी भी, उनके मुख से भी निकला, अरविंद घोष जी के, उनका कहना था कि राजनीतिक स्वतंत्रता ही राष्ट्र की जीवनी शक्ति है। अगर राजनीतिक स्वतंत्रता आपके पास नहीं है तो आप मान कर चलिए इस राष्ट्र रूपी शरीर में जीवन शक्ति ही नहीं है। इस तरह से
उन्होंने ये बताया कि हमें इनके शासन को बाधित करना चाहिए। जो उग्रवादी दल था उसने इसका समर्थन किया। नरम दल वालों ने कहा कि नहीं, देखो ऐसा तो नहीं किया जा सकता है और ये उचित नहीं होगा, क्योंकि अगर ऐसा करोगे तो फिर सरकार नाराज हो जाएगी और सरकार नाराज हो जाएगी तो हमें हमारा आंदोलन भी बंद करवा सकती है। तो गर्म दल वालों ने पूछा, फिर आप बताइए ना क्या किया जाना चाहिए, इस बंगाल विभाजन को रद्द करवाने के लिए क्या किया जाना चाहिए। अब गर्म दल वालों में बाल गंगाधर तिलक ही उनके शीर्ष नेता थे, क्योंकि वही मुखर होकर के इनका विरोध करते थे। इनके द्वारा कायरतापूर्ण जब भी कार्य किए जाते थे वो उनका खुलकर विरोध कर देते थे। तो नरमपंथियों ने कहा, हाँ करेंगे, क्यों नहीं, आवेदन प्रतिवेदन की नीति अपनाएंगे जैसी कि हम अपनाते चले आए हैं। त्यों ही उस गर्म दल के जो लोग बैठे हुए थे उनके मुंह से निकला कि तो तुमको मिल क्या गया, इतने दिन में क्या प्राप्त कर लिया आपने। भाई 1885 से लेकर के 1905 हो गया, 20 वर्ष हो गए हैं आपको क्या मिल गया। कुछ विशेष मिल गया होता तो ठीक भी था कि आप फिर से लिखेंगे उनको, लिखने से कुछ नहीं होने वाला। अब चलेगा आंदोलन। अब करते भी तो क्या कांग्रेसी करते, क्योंकि संख्या ज्यादा हो रही थी गर्म दल वालों की। लेकिन यह बात उनको हजम नहीं हो रही थी। जब स्वदेशी आंदोलन की घोषणा हुई तो स्वदेशी आंदोलन के लिए लोग हर जगह लोगों को, जनता को बताने के लिए कि कौन विदेशी है, कौन वस्तु विदेशी है, कौन अपने देश की है, ये पहले बताओ, तब तो वो जान पाएंगे कि क्या विदेशी है, उसका किसका बहिष्कार करना है हमें। 16 अक्टूबर 1905 को घोषणा हो जाती है कि बंगाल का विभाजन हो गया है, उसको लागू कर दिया जाता है। तो 16 अक्टूबर 1905 के दिन ही शोक दिवस की घोषणा कर दी जाती है कांग्रेस की तरफ से कि शोक दिवस मनाया जाएगा। लेकिन इस बीच आध्यात्मिक गुरु रविन्द्रनाथ टैगोर जी आते हैं और वो कहते हैं कि शोक दिवस हम क्यों मनाएं, ये तो हमारे आंदोलन के लिए अशुभ लक्षण है, ये हमें हतोत्साहित करने वाला है। हम रक्षा बंधन दिवस मनाएंगे। और मेरे दोस्तों, 16 अक्टूबर 1905 को रक्षा दिवस मनाया जाता है। हिंदू मुस्लिम जो भी मिलता है सब एक दूसरे के साथ खड़े होते हैं, क्योंकि कोई नहीं चाहता था कि देश का बंटवारा हो, बस गिने चुने लोगों को छोड़कर। जिनके राजनीतिक हित जुड़े हुए थे। राष्ट्र का विरोध कौन करता है? जिनके राजनीतिक हित जुड़े होते हैं। जिनके राजनीतिक हित नहीं होते हैं वो कभी राष्ट्र का विरोध नहीं करते हैं। आंदोलन की शुरुआत हो गई। स्वदेशी आंदोलन में लोगों को जागरूक करने के लिए मैं बता ही चुका हूं आपको कि जागरूक कराया जा रहा था। गांव में लोग जाते थे, समाचार पत्र के माध्यम से बताया जाता था, टोलियां निकाली जाती थीं। कई समाचार पत्र थे, जैसे संजीवनी थी के मित्र जी की, अश्विनी कुमार दत्त जी ने भी पत्रिका निकाली अपनी, 12 साल हितैषी के नाम से। और इन सब के द्वारा लगातार डांस सोसाइटी थी, इन सब ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, क्योंकि जब ये पहुंचते थे अखबार, तो उन अखबारों को पढ़ करके जो पढ़े लिखे लोग होते थे वो पढ़ लिख करके पूरे गांव को सुनाते थे। और उस समय गांव में चौपाल हुआ करती थी। गांव के सारे लोग एक जगह पर एकत्रित होते थे
इतनी कटुता नहीं थी, इतना वैमनस्य नहीं था। लोग बातदार हुआ करते थे। वास्तविकता यदि उनकी समझ में आती थी तो वह उसके लिए अपनी जान दे देते थे, सत्य के लिए। ये सब काम हुए, स्वदेशी समितियों का गठन किया गया। इसी बीच जब स्वदेशी आंदोलन चल रहा था तो कई जगह कपड़ों की होली जलाई गई, बहिष्कार किया गया। उनका जो भी प्रोडक्ट आता था उसका बहिष्कार किया जाता था। जैसे मंजन कर रहे हैं आप, किसी कंपनी का बना है, अब अंग्रेजों की कंपनी का जो बना होता था उसका बहिष्कार कर दिया जाता था। लोग दतून करने लगे। उन्होंने कहा ये स्वदेशी है हमारी, ये हमारी अपनी है, इसमें हमारा खर्च भी नहीं है और फायदेमंद भी है। इसी तरह से वो सारी चीजों का बहिष्कार करने लगे जो विदेश से आती थी। अब सबसे मुख्य चीज थी वस्त्र। तो वस्त्र के लिए कताई बुनाई का काम तेजी पकड़ने लगा कि भाई चरखा लो, अपने लिए कपड़ा भी बुनो और उसी को पहनो। ये भी काम शुरू हो गया। अब समस्या ये थी कि स्वदेशी हमने कह तो दिया है, विद्यार्थियों ने सबसे ज्यादा विरोध किया था इसका। ये जो बंगाल विभाजन हुआ था उसमें जो स्वदेशी आंदोलन चला, स्वदेशी आंदोलन का समर्थन सबसे ज्यादा किया है वो छात्रों ने किया है बंगाल के। और उन छात्रों के द्वारा इतना विरोध किया गया, इतना विरोध किया गया कि ये मानकर चलिए अंग्रेजों की नाक में दम हो गया। अब नरम दल वाले क्या चाहते थे कि इस आंदोलन को केवल बंगाल तक ही सीमित रखा जाए। गरम दल वाले क्या चाहते थे, वो कहते थे नहीं, ये आंदोलन पूरे देश के अंदर होना चाहिए, क्योंकि जब पूरे देश के अंदर होगा तो बड़ी क्षति होगी अंग्रेजों को, और अंग्रेजों को जितनी बड़ी क्षति होगी उतना ही अंग्रेज हमारी बात को समझने का प्रयास करेंगे, और अगर उन्हें क्षति नहीं होगी तो हमारी नहीं सुनेंगे। अब जैसे लोग 20 साल से लगातार पत्र लिखते आ रहे हैं, पत्र का जवाब तो आपको आ नहीं रहा है। अब पत्र का जमाना नहीं बचा है, अब विरोध का जमाना आ गया है। ऐसी स्थिति में गरम दल वालों ने उनके दबाव के कारण आंदोलन को बंगाल से बाहर निकाल करके देश के अनेक प्रांतों में, अन्य जो प्रांत थे उन प्रांतों में भी इसको पहुंचाया गया, और प्रत्येक प्रांत में भिन्न भिन्न नेता ने इसका नेतृत्व किया। जैसे दिल्ली में सैयद हैदर रजा ने किया, पंजाब में लाला लाजपत राय जी ने किया, अजीत सिंह ने किया, स्वामी श्रद्धानंद जी ने किया, मद्रास में इसमें महाराष्ट्र में बाल गंगाधर तिलक जी ने किया, मद्रास में चिदम्बरम पिल्लई ने किया। अब आंध्र प्रदेश था, आंध्र प्रदेश में हरिशरोत्तम राव ने किया। मद्रास में ये स्थिति थी कि दक्षिण के तिलक कहे जाते थे चिदम्बरम पिल्लई। भारत का नेपोलियन कहा जाता है समुद्रगुप्त को, जबकि नेपोलियन की कोई हैसियत नहीं थी समुद्रगुप्त के आगे। विदेशी नाम देते हैं, मतलब सामने वाले को तो बड़ा करके ही ठहराया होगा। दक्षिण का तिलक कहा जाता है चिदम्बरम पिल्लई को। तिलक कितना बड़ा व्यक्तित्व होंगे, और तिलक को कोई पसंद नहीं करता था। एक भी नरम दल वाला नेता तिलक को पसंद नहीं करता था, क्योंकि तिलक के विचारों में ही एक अलग झलक थी। वो स्वराज की मांग करते थे और ऐसा कहते थे, स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, इसे मैं लेकर रहूंगा। अब पूछो, जब शेर की तरह कोई दहाड़ रहा होगा तो कायरों की छातियां फटने लगती हैं।
वही स्थिति थी उनके सामने उस समय। स्वदेशी आंदोलन आगे बढ़ता गया और जो छात्र थे उन्होंने पूरी क्षमता से आंदोलन को आगे बढ़ाया। इसकी वजह से सरकार को 22 अक्टूबर 1905 को कार्लाइल सर्कुलर लाना पड़ा। अब सोचेंगे कार्लाइल ये सर्कुलर क्या था? ये ऐसा अध्यादेश पारित किया गया कि स्वदेशी आंदोलन में जो छात्र हिस्सा ले लेंगे उनको सरकार से जो अनुदान दिया जाता है उनकी शिक्षा के लिए वो देना बंद कर दिया जाएगा। यार एक बात बताओ, हम अपनी अस्मिता की लड़ाई लड़ रहे हों और उसमें कोई ये कहे कि कल का भोजन हम आपको जो खिलाते हैं वो नहीं देंगे, कल के भोजन के लिए हम अपने आन बान शान छोड़ देंगे, हम उस आंदोलन को छोड़ देंगे जिस आंदोलन को करना हमारे लिए आवश्यक है। किसी छात्र ने नहीं छोड़ा, बल्कि उसके विरोध में एंटी कार्लाइल सर्कुलर जारी कर दिया गया। लेकिन इसके भी कुछ फायदे हुए। फायदे क्या हुए? इसके कुछ प्रभाव पड़े। कैसे प्रभाव थे? आर्थिक भी प्रभाव थे। आर्थिक प्रभावों में क्या था? हमने देखा कि अगर हम अंग्रेजों की किसी भी वस्तु का हम प्रयोग नहीं करेंगे तो किन वस्तुओं का प्रयोग करेंगे? हम लाएंगे कहां से वस्तुएं? आप भी तो सोचते होंगे कि कहां से लाएंगे। तो उसके लिए उद्योग धंधे होने जरूरी हैं। तो उन उद्योग धंधों के लिए हमारे ही कुछ नेता निकलकर सामने आए। इधर कार्लाइल सर्कुलर भी आ गया था, तो उसमें यह कहा गया कि अब छात्रों को छात्रवृत्ति नहीं देंगे और बिना छात्रवृत्ति के कोई भी छात्र अपनी डिग्री पूरी नहीं कर पाएगा। डिग्री पूरी नहीं कर पाएगा वो किसी योग्य नहीं रह जाएगा, मतलब उनका करियर खत्म हो जाएगा। तब स्वदेशी वस्तुओं के उत्पादन को सुनिश्चित करने के उद्देश्य से एक औद्योगिक सम्मेलन हुआ बनारस में। पहला औद्योगिक सम्मेलन हुआ रमेश चंद्र दत्त जी की अध्यक्षता में। उन्होंने देश में अनेकों स्वदेशी स्टोर खोले। पहला स्वदेशी स्टोर आचार्य प्रफुल्ल चंद्र राय ने बंगाल में खोला। चिदम्बरम पिल्लई स्वदेशी स्टीम नेविगेशन कंपनी उन्होंने डाल दी। नेविगेशन कंपनी का मतलब जलयान वाली कंपनी, कि माल दक्षिण से, छोटा सा तो देश था नहीं, कहां सुदूर दक्षिण 3000 किलोमीटर, कहां उत्तर, कहां पूर्व, कहां पश्चिम, और आज का भारत ही नहीं था। इसमें बांग्लादेश जुड़ा हुआ था, पाकिस्तान जुड़ा हुआ था, अफगानिस्तान के किनारे तक पहुंचता था, म्यांमार जुड़ा हुआ था, मलय तक भारत था, मलेशिया, सिंगापुर, ये सब भारत के ही हिस्सा हुआ करते थे। अब आप सोच लीजिए कितना बड़ा भारत था। श्रीलंका श्रीलंका इसका कोई अस्तित्व नहीं था, ये सब केवल और केवल भारत था। तो वहां तक माल कैसे पहुंचाया जाएगा? उसके लिए इन्होंने नेविगेशन कंपनी डाली। चिदम्बरम पिल्लई ने, बड़ा पैसा लगा होगा उस समय पर, और इन्होंने लगाया था एक आंदोलन को सफल करने के लिए, क्योंकि उस आंदोलन से ही भारत में एक स्वतंत्रता की अलख जगने वाली है। सांस्कृतिक क्षेत्र में यह प्रभाव हुआ कि जो छात्र विद्यालय छोड़ चुके थे उनके लिए स्वदेशी विद्यालय खोले गए, और उसमें यह हुआ रविन्द्रनाथ टैगोर जी के द्वारा अमार सोनार बंगला नामक एक गीत लिखा गया। जो बांग्लादेश का राष्ट्रगीत है, उसको लिखने से इतना फायदा हुआ
कि लोगों के अंदर राष्ट्रभक्ति की भावना इसको गा गा करके इतनी तेजी के साथ प्रबल हो रही थी कि व्यक्ति जो भी सुनता था वो स्वदेशी आंदोलन से जुड़ जाता था। खैर, इंडिया ओरिएंटल आर्ट्स की भी स्थापना हुई, कई विद्यालय खोले गए, जैसे अपने अरविंद घोष जी थे तो नेशनल कॉलेज सबसे पहले खोला गया 14 अगस्त 1906 को। भारत का जो विद्यालय था नेशनल कॉलेज, उसके प्रिंसिपल बनाए गए अरविंद घोष जी और उनको प्रिंसिपल बनाया गया। एक सुबोध मलिक जी थे, उन्होंने 1 लाख रुपए की धनराशि प्रदान की उसकी स्थापना के लिए। साथ ही तकनीकी शिक्षा कैसे प्राप्त कराई जाएगी, जो हमारे अपने विद्यालय होंगे उनमें जो स्वदेशी होंगे, तो उसके लिए भी एक व्यक्ति निकल कर सामने आए। उनका नाम योगेश चंद्र जी घोष था। योगेश चंद्र घोष जी ने कहा कि मैं अपने इस नेशनल कॉलेज में पढ़ने वाले छात्रों को जो इंजीनियरिंग पढ़ेंगे उनको मैं अपने किराए पर और खर्चे पर उनको जापान भेजूंगा और जापान जा करके और वहाँ से प्रशिक्षण लेकर आएंगे। देखिए दोस्तों, किस तरह का कैसा बलिदान था देश के लिए। और उन्होंने किया, छात्रों को भेजा, उनका सारा खर्च वहन किया। लेकिन उदारवादियों और गर्म दल के जो नेता थे, उग्रवादियों के बीच सामंजस्य नहीं बैठ पा रहा था। इससे उदारवादी अत्यंत ही आंतरिक रूप से खफा थे। अब खुलकर तो विरोध कर नहीं सकते थे क्योंकि उनके तो किए धरे कुछ हुआ नहीं। 20 साल निकल गए, देश का विभाजन होने जा रहा है, आपने किया क्या? बंगाल का विभाजन हो गया, आप अब भी पत्र लिखते हैं और पत्र के आने की उम्मीद करते हैं। जब ये सारी चीजें अब वो कहें तो क्या कहें। और उग्रवादी विचारधारा के जो नेता थे हमारे, वो हाथ नहीं रखने दे रहे थे और उनका नेतृत्व कर रहे थे ये हमारे बाल गंगाधर तिलक जी। तो उन सब ने सोचा कि कुछ तो प्रयत्न किया जाए, तिलक को ही ऐसी जगह पहुंचा दिया जाए कि फिर तो ये सब हमारे हाथ में ही रहेगा। और तिलक 1905 से प्रखर नेता बन चुके थे, बड़े नेता बनकर उभरे थे। क्या होता है तिलक जी के साथ, ये हम बताएंगे आपको अगले वीडियो में। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले दिन इसी को आगे बढ़ाते हुए कि तिलक जी के साथ क्या होता है, कौन क्या करता है, हम उसके बारे में आपको बताएंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।